Hello everyone and welcome back to my YouTube channel The Literature Talks। आज हम बात करेंगे एडगर एलन पो की एक बहुत फैसिनेटिंग डिटेक्टिव स्टोरी के बारे में, द परलॉइंड लेटर। अब पहले ये समझो कि इस स्टोरी की खास बात क्या है। ज़्यादातर डिटेक्टिव स्टोरीज में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्राइम किसने किया, वो हुडनिट फॉर्मेट होता है। लेकिन इस स्टोरी में क्रिमिनल का नाम शुरू से ही पता है। तो फिर सस्पेंस क्या है? सस्पेंस ये है कि डिटेक्टिव उस क्रिमिनल से स्मार्टर कैसे निकलता है, और इस प्रोसेस में पो हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल लेसन देता है कि जो चीज़ सबसे ऑब्वियस जगह होती है वो कभी-कभी सबसे अच्छी हाइडिंग स्पॉट होती है। इस वीडियो के एंड तक आप लोग इस स्टोरी का प्लॉट, कैरेक्टर्स, नैरेटिव टेक्निक और थीम्स सब कुछ इतने क्लियरली समझेंगे कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए आप कॉन्फिडेंटली आंसर कर सकोगे। शुरू करते हैं। एडगर एलन पो। ऑथर का बैकग्राउंड। एडगर एलन पो का जन्म 19 जनवरी 1809 को बोस्टन, मैसाचुसेट्स में हुआ और उनकी डेथ अक्टूबर 1849 में हुई। वो एक अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर, क्रिटिक, एडिटर और पोएट थे जिनकी राइटिंग में मिस्ट्री और मुकाबरे, नेमली डार्क और डिस्टर्बिंग सब्जेक्ट्स का एक कंसिस्टेंट फैसिनेशन दिखता था। वो अमेरिका में आर्ट फॉर आर्ट सेक कॉन्सेप्ट के एक चीफ प्रोपोनेंट थे, स्पेसिफिकली पोएम फॉर पोएम सेक। मतलब उनके लिए लिटरेचर सिर्फ लिटरेचर के लिए होना चाहिए, किसी बड़े मोरल पर्पस की ज़रूरत नहीं है। वो रोमांटिसिज्म के दौर के राइटर थे और उनके साथ हॉथोरन, हरमन मेलविल, राल्फ वॉल्डो एमर्सन और हेनरी डेविड थोरो जैसे कंटेम्पररीज थे। उनकी पर्सनल लाइफ बहुत टर्बुलेंट रही। वो प्रोफेशनल एक्टर्स एलिजाबेथ, आर्नोल्ड और डेविड के घर पैदा हुए, लेकिन टॉडलर एज में ही ऑर्फन हो गए जब उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई। जॉन एलन नाम के एक रिचमंड मर्चेंट ने उन्हें अपने घर में रखा। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया गए लेकिन गैम्बलिंग डेब्ट्स और इनसफिशिएंट फाइनेंशियल सपोर्ट की वजह से वापस आना पड़ा। रिलेशंस गार्डियन के साथ डिटेरियोरेट हुए और फाइनेंशियल कंडीशन भी खराब थी, तो वो मिलिट्री में एक असम्ड नेम से ज्वाइन हो गए। इसी मुश्किल पीरियड में उन्होंने राइटिंग शुरू की और टैमरलन एंड अदर पोएम्स पब्लिश की। न्यूयॉर्क सिटी में शिफ्ट होने के बाद उनका लिटरेरी करियर प्रॉपरली शुरू हुआ। उन्होंने प्रोज में टर्न किया और पीरियोडिकल्स के लिए लिखने लगे। एमएस फाउंड इन अ बॉटल स्टोरी ने बाल्टिमोर वीकली से एप्रिसिएशन और कैश रिवॉर्ड मिला। द रेवन पोएम से उन्हें नेशनल अटेंशन मिली। वाइफ की डेथ के बाद का पीरियड भी राइटिंग के लिए इम्पैक्टफुल रहा। अक्टूबर 1849 में वो इस दुनिया से चले गए। एग्जाम के लिए दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। पहला, पो को मॉडर्न डिटेक्टिव स्टोरी का पायनियर माना जाता है। दूसरा, द मर्डर्स इन द रू मोर्ग जो 1841 में ग्राहम्स मैगजीन में पब्लिश हुआ, वो डिटेक्टिव फिक्शन की पहली प्रॉपर स्टोरी मानी जाती है और पो ने साइंस फिक्शन जॉनर में भी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन किया। स्टोरी का इंट्रोडक्शन और कॉन्टेक्स्ट। द परलॉइन लेटर पहली बार 1844 में, द गिफ्ट फॉर 1845 में पब्लिश हुई और फिर वाइडली रीप्रिंटेड हुई। ये पो की 3 डिटेक्टिव स्टोरीज की ट्रिलॉजी का हिस्सा है और बाकी 2 हैं, द मर्डर्स इन द रूम मॉर्ग और द मिस्ट्री ऑफ मैरी रोजे। तीनों स्टोरीज में सी। ऑगस्ट टुपिन नाम का एक फिक्शनल डिटेक्टिव है जो स्टोरी का हीरो है। परलॉइन का मतलब होता है किसी चीज को बिना परमिशन के साइलेंटली चुराना या अप्रोप्रिएट करना। सिर्फ टाइटल से ही सस्पेंस क्रिएट होता है। कौन सा लेटर, किसने परलॉइन किया, किस काम के लिए, ये सवालों की वजह से रीडर नेचुरली एंगेज हो जाता है। स्टोरी एक लैटिन फ्रेज से शुरू होती है, सेनेका का निल सेपियंशिये ऑडियोसियस एक्यूमिने निमियो, जिसका इंग्लिश में मतलब है नथिंग इज मोर हेटफुल टू विजडम दैन एक्सेसिव कनिंग। ये पूरी स्टोरी का सेंट्रल मैसेज है। जब कोई बहुत ज़्यादा कनिंग होने की कोशिश करता है, वो खुद के लिए नुकसानदेह हो जाता है, और एग्जैक्टली यही मिनिस्टर डी के साथ होता है इस स्टोरी में। समरी। अब स्टोरी को प्रॉपरली समझते हैं, सीन बाय सीन। सेटिंग है पेरिस का एक छोटा सा रूम। एक अनमेड फर्स्ट पर्सन नैरेटर है जो क्वाइटली अपने दोस्त सी ऑगस्ट डुपिन के साथ बैठा है और रू मोर्ग की पुरानी केस के बारे में सोच रहा था। तभी मॉस्यो जी अराइव करता है,
जो पेरिस पुलिस का प्रीफेक्ट है, वो एक केस लेके आया है जिसमें उसे डुपिन की हेल्प चाहिए। केस ये है, एक रॉयल लेडी के पास एक लेटर था जिसमें एक और आदमी के बारे में सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी। अगर ये इंफॉर्मेशन पब्लिक हो जाती तो वो आदमी सीरियसली डिस्ग्रेस्ड हो सकता था। ये लेटर एक मिनिस्टर डी ने चुरा लिया। अब मिनिस्टर डी उस लेटर की वजह से लेडी को ब्लैकमेल कर सकता है और उसे कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि अगर लेडी मिनिस्टर को एक्सपोज करने की कोशिश करे तो वो भी उस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन से कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाएगी। लेटर चुराने का तरीका बहुत क्लेवर था। लेडी वो लेटर पढ़ रही थी जब वो आदमी जिसका लेटर में जिक्र था अचानक अपार्टमेंट में आ गया। लेडी ने लेटर सीधा टेबल पे रख दिया बिना छुपाए, क्योंकि अगर वो सडनली छुपाती तो और ज्यादा सस्पिशियस लगता। तभी मिनिस्टर डी अराइव करता है। मिनिस्टर की लिंक्स आई ने तुरंत लेटर देखा और उसकी इम्पोर्टेंस समझ ली। उसने स्पॉन्टेनियसली अपना एक सिमिलर दिखने वाला लेकिन इनसिग्निफिकेंट लेटर वहां रख दिया और लेडी का इम्पोर्टेंट लेटर उठा लिया। लेडी ये सब देख रही थी, लेकिन कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो आदमी भी वहां मौजूद था जिसकी वजह से वो लेटर सेंसिटिव था। अब मिनिस्टर डी के पास लेटर है और वो लेडी पर डेंजरस पावर एक्सरसाइजेस कर रहा है। लेडी डेस्परेट हो गई और उसने प्रीफेक्ट को अपना सीक्रेट बताया और हेल्प मांगी। प्रीफेक्ट ने डुपिन को बताया कि पुलिस ने मिनिस्टर डी के होटल को कई बार थरोली सर्च किया, सर्वेंट्स को इंटॉक्सिकेट करके, हर नुक और कॉर्नर चेक करके, लेकिन लेटर नहीं मिला। लेटर मिनिस्टर डी के बॉडी पे भी नहीं मिला जब उसे ट्वाइस वैलेट किया गया। डुपिन ने सुना और सजेस्ट किया कि घर एक बार फिर सर्च करें। एक महीने बाद प्रीफेक्ट फिर वापस आया। लेटर अभी भी नहीं मिला और रिवॉर्ड 25,000 फ्रैंक्स हो गया था। प्रीफेक्ट बहुत फ्रस्ट्रेटेड था। डुपिन ने एक सिंपल काम किया। उसने प्रीफेक्ट से कहा कि चेक लिखो। प्रीफेक्ट ने हैरान होकर 25,000 फ्रैंक्स का चेक लिखा और डुपिन ने ओरिजिनल लेटर दे दिया। केस सॉल्व हो गया। डुपिन का मेथड। अब समझना है कि डुपिन को लेटर कहाँ मिला और क्यों पुलिस फेल हुई। डुपिन ने एक्सप्लेन किया कि पुलिस ने वहां लेटर ढूंढा जहां पुलिस खुद छुपाती। पुलिस की सोच कन्वेंशनल थी, एलिब्रेट हाइडिंग स्पॉट्स, फर्नीचर के नीचे, फ्लोरबोर्ड्स के अंदर, वॉलपेपर्स के पीछे। लेकिन एक स्मार्ट पॉलिटिशियन जानता है कि ये सब चीजें पुलिस सबसे पहले चेक करती है। डुपिन ने एक चिल्ड्रंस गेम का एनालॉजी दिया, इवन एंड ऑड का गेम। एक बच्चा अपने हाथ में मार्बल्स छुपाता है, दूसरा गेस करता है कि इवन है या ऑड। जो बच्चा कंसिस्टेंटली सही गेस करता है वो अपने ओपोनेंट के थॉट प्रोसेस में घुस जाता है। वो ओपोनेंट की तरह सोचता है, इमिटेट्स करता है और इसी बेसिस पे सही गेस करता था। डुपिन ने इस सिंपल एनालॉजी से अपना डिटेक्टिव मेथड डिराइव किया। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रीजनर्स, इंटेलेक्ट विद दैट ऑफ हिज ओपोनेंट। ये फ्रेज याद करो, एग्जाम में डायरेक्ट आता है। डुपिन ने सोचा कि एक स्मार्ट पॉलिटिशियन जो जानता है कि पुलिस कन्वेंशनल जगहों पे ढूंढेगी, लेटर उस जगह रखा है जहां बिल्कुल ऑब्वियस हो, वो जगह जहां कोई ढूंढेगा ही नहीं क्योंकि वो बहुत एविडेंट है। डुपिन ने मिनिस्टर डी के अपार्टमेंट का विजिट किया। ब्रॉडली सर्वे करते हुए मेंटल पीस पे विजिटिंग कार्ड्स के बीच एक लेटर हैंगिंग था, कंप्लीटली विजिबल। वो लेटर टॉर्न था, क्रम्पल्ड था और फोल्ड बैक किया हुआ था अपने आप में, जो नॉर्मल नहीं था। डुपिन समझ गया कि यही ओरिजिनल लेटर है। डिलिबरेटली डिशेवर्ड बनाया गया है ताकि ओरिजिनल ना लगे। डुपिन ने डिलिबरेटली अपना स्नफ बॉक्स अपार्टमेंट में छोड़ा, वापस आने के लिए, एक्सक्यूज क्रिएट करने के लिए। अगली सुबह वो वापस आया और पहले से एक बंदा अरेंज किया था जो बाहर कॉमोशन क्रिएट करे। मिनिस्टर विंडो की तरफ गया कॉमोशन देखने के लिए और उसी मोमेंट में डुपिन ने ओरिजिनल लेटर अपने पास रख लिया और वहां एक फेक लेटर रख दिया। ओरिजिनल लेटर रिकवर हो गया। फेक लेटर में डुपिन ने फ्रेंच पोएम की लाइंस लिखी थी जो ट्रांसलेट होती हैं, सो बेनफुल अ स्कीम इफ नॉट वर्दी ऑफ एट्रियस इज वर्दी ऑफ थाइएस्टीस। ये क्रेबियन की ट्रेजेडी से एक क्लासिकल रेफरेंस है जिसमें थाइएस्टीस ने अपने भाई एट्रियस की वाइफ को सेड्यूस किया था और एट्रियस ने रिवेंज में थाइएस्टीस के बेटों को मार के फीस्ट में सर्व किया था। डुपिन ये कह रहा है कि मिनिस्टर डी जैसे थाइएस्टीस था,
उसने बिट्रेयल किया और अब एट्रियस की तरह रिवेंज मिलेगा। और डुपिन ने खुद बताया कि मिनिस्टर डी ने किसी वक्त वियना में उसे पर्सनली रॉन्ग किया था, तो ये प्रोफेशनल ड्यूटी के साथ पर्सनल रिवेंज भी था। डिटेक्टिव फिक्शन जॉनर। द परलॉइंड लेटर डिटेक्टिव फिक्शन जॉनर के लिए एक लैंडमार्क टेक्स्ट है। डिटेक्टिव फिक्शन में टिपिकली ये एलिमेंट्स होते हैं: एक ऑलमोस्ट आइडियल क्राइम जो अनसॉल्वेबल लगता है, एक सस्पेक्ट या सस्पेक्ट्स का पुल, बंगलिंग लॉ एनफोर्समेंट जो फेल करे, डिटेक्टिव की कीन ऑब्जर्वेशन, और एक स्टार्टलिंग डेन्यूमॉन यानी शॉकिंग रेजोल्यूशन। डब्ल्यू एच ऑर्डन का फॉर्मूला एग्जाम में साइट किया जा सकता है। वो कहते हैं कि डिटेक्टिव फिक्शन में अ मर्डर ऑकर्स, मेनी आर सस्पेक्टेड, all but one suspect are eliminated, the murderer is arrested or dies, लेकिन पो की स्टोरी इस कन्वेंशनल फॉर्मूले से क्लियरली डिपार्ट करती है। यहाँ क्रिमिनल पहले से नोन है, ये हुडनेट नहीं है। इशू ये नहीं कि क्राइम किसने किया, इशू ये है कि एविडेंस कैसे रिकवर किया जाए। यह पो का एक्सपेरिमेंटल अप्रोच है जिसने डिटेक्टिव फिक्शन को नया डायरेक्शन दिया। डुपिन और शर्लॉक होम्स के बीच कंपैरिजन भी एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। दोनों की फ्रेंडशिप अनमेड नैरेटर के साथ ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, जैसे होम्स और डॉ। वॉटसन दोनों क्वर्की इंटरेस्ट रखते हैं और नॉन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स में एक्सपर्टाइजेस। डुपिन जूलॉजी में स्पेशलाइजेस करता है और होम्स ह्यूमन एनाटमी में। दोनों क्राइम्स रिक्रिएशनल एक्टिविटी की तरह सॉल्व करते हैं, प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन की तरह नहीं। जॉर्ज ग्रेला का कोड जरूर याद करो। पो ने डिटेक्टिव स्टोरी इन्वेंट की और इट्स बेसिक कन्वेंशंस एस्टेब्लिश किए। डुपिन की ड्यूअल टेम्परामेंट है, बोथ क्रिएटिव एंड रेजोल्वेंट, combining intuition of poet with analytical ability of mathematician. यह फ्यूजन उसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिडक्टिव पावर्स देता है। नैरेटिव टेक्निक। स्टोरी एक अनमेड फर्स्ट पर्सन नैरेटर के पर्सपेक्टिव से अनफोल्ड होती है। वो ओमनी प्रेजेंट है, डुपिन और प्रीफेक्ट की कन्वर्सेशंस का विटनेस है और रीडर्स को सब कुछ रिले करता है। ये एक फ्रेम नैरेटिव है, मतलब स्टोरी विद इन स्टोरी, क्योंकि प्रीफेक्ट की इन्वेस्टिगेशन की डिटेल्स बाद में रिवील होती है, ना कि शुरू में। रिचर्ड हल का ऑब्जर्वेशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है: Poe's prefect of police is a panoptic detective, but he fails because he lacks Dupin's poetic understanding. Panoptic मतलब panoramic surveillance, हर जगह मॉनिटर करना। पुलिस थरो सर्विलांस करती है लेकिन इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी की कमी की वजह से फेल होती है। थीम्स। पहला थीम है पावर डायनामिक्स। लेटर पावर रिप्रेजेंट करता है इस पूरी स्टोरी में। जब लेडी के पास लेटर था, एक सर्टेन पावर थी। मिनिस्टर ने लेटर चुरा लिया तो पावर शिफ्ट हो गई और लेडी वल्नरेबल हो गई। वो पब्लिकली मिनिस्टर को एक्सपोज नहीं कर सकती थी क्योंकि सोसाइटी में उसकी क्रेडिबिलिटी और पोजीशन मिनिस्टर से कम थी और शायद लोग उसकी बात बिलीव ना करते। ये जेंडर हायरार्की है जो डायरेक्टली पावर डायनामिक्स को अफेक्ट करती है। डुपिन ने लेटर वापस लाके पावर रिस्टोर की। और नोट करो कि स्टोरी में वो परलॉइंड लेटर सिर्फ एक इल्यूजन ऑफ पावर रिप्रेजेंट करता है, जो ना लेडी के पास एक्चुअली थी ना मिनिस्टर के पास। दूसरा थीम है लॉजिक का यूज। ये एक रेशियोसिनेशन स्टोरी है, मीनिंग इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग पे बेस्ड स्टोरी। डुपिन ने प्योर लॉजिक से लेटर का लोकेशन डिड्यूस किया। चिल्ड्रंस गेम का एनालॉजी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रीजनर्स, इंटेलेक्ट with the act of his opponent, simple और unembellished methods. पुलिस के ग्रैंड एलिब्रेट सर्विलांस के ऑपोजिट, डुपिन के सिंपल लॉजिकल डिडक्शंस इफेक्टिव थे। तीसरा थीम है साइकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। डुपिन की इन्वेस्टिगेशन ह्यूमन माइंड की डीप अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है। वो क्रिमिनल का थॉट प्रोसेस प्रेडिक्ट करता है और उसी तरह एक्ट करता है। पुलिस फिजिकल एविडेंस ढूंढती है, डुपिन मोटिव और माइंडसेट ढूंढता है। यही एक ऑर्डिनरी इन्वेस्टिगेशन और ब्रिलियंट इन्वेस्टिगेशन के बीच का फंडामेंटल डिफरेंस है। कैरेक्टर्स का क्विक एनालिसिस। सी ऑगस्ट डुपिन एक एक्सपर्ट स्लूथ है जो ऑब्जेक्टिव, कोल्ड और स्केप्टिकल है। कन्वेंशनल पुलिस मेथड्स को रिजेक्ट करता है क्योंकि वो अनओरिजिनल हैं और रिजल्ट्स नहीं देते। पर्सनली इन्वेस्टेड भी था इस केस में वियना का रिवेंज लेने के लिए।
उसकी इंट्यूशन और पर्सनल कनिंग इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं हो सकती ट्रेडिशनल पुलिस फोर्स में। प्रीफेक्ट मॉसियो जी लॉ एनफोर्समेंट मशीनरी का रिप्रेजेंटेटिव है, कोडिफाइड रूल्स फॉलो करता है, आउटसाइड द बॉक्स सोच नहीं सकता। डुपिन की क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करता है लेकिन खुद कुछ इनोवेटिव नहीं कर सकता। वो लेडी का स्पोक्स पर्सन है इस केस में, उसकी एब्सेंस में। एग्जाम के लिए फाइनल समरी। फर्स्ट, पो का जन्म 19 जनवरी 1809, बॉस्टन, डेथ अक्टूबर 1849। डिटेक्टिव फिक्शन का पायनियर, द रेवन से नेशनल फेम। सेकंड, द परलॉइन लेटर डुपिन ट्रिलॉजी की थर्ड स्टोरी है, पहली बार 1844 में पब्लिश, टाइटल ही सस्पेंस क्रिएट करता है। थर्ड, स्टोरी का लैटिन एपिग्राफ, Nil sapientia odiosus ecumene nimio, meaning nothing is more hateful to wisdom than excessive cunning। ये पूरी स्टोरी का सेंट्रल मैसेज है। फोर्थ, प्लॉट। डीडी के पास सेंसिटिव लेटर था, मिनिस्टर डी ने ऑब्वियस टेक्निक से चुरा लिया। पुलिस एलिब्रेट हाइडिंग स्पॉट्स में फेल रही। डुपिन ने मिनिस्टर की तरह सोचा, ऑब्वियस जगह ढूंढा, लेटर वापस लिया। फिफ्थ, डुपिन का मेथड, चिल्ड्रंस इवन एंड ऑड गेम से एनालॉजी, identification of the reasoner's intellect with that of his opponent, obvious hiding place theory। Sixth, George Grella का quote, Dupin has dual temperament, both creative and resolvent, combining intuition of the poet with the analytical ability of the mathematician। Seventh, Richard Hull का quote, Poe's prefect of police is a panoptic detective, but he fails because he lacks Dupin's poetic understanding। Eighth, तीन थीम्स, पावर डायनामिक्स और जेंडर, लॉजिक और रेशियोसिनेशन, साइकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। नाइन्थ, एट्रियस और थाइएस्टीज रेफरेंस इन द फेक लेटर, डुपिन का पर्सनल रिवेंज जस्टिफाई करना। ये था द परलॉइन लेटर का कंप्लीट एनालिसिस। इस स्टोरी से एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल टेक अवे है कि ओवर कॉम्प्लिकेशन कभी कभी अपनी प्रॉब्लम होती है और सिंपलेस्ट सॉल्यूशन जो ऑब्वियस जगह पे होता है वो अक्सर मोस्ट इफेक्टिव होता है। यही डुपिन जीनियस है और यही पो का मैसेज है।